add on experiences, compare perspectives, and uncover strategies to lead effectively in healthcare education and beyond. Dr. Yahya, it is our privilege to have you with us. On behalf of everyone here, I welcome you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So initially, just to get an idea of my audience, I would like you to just tell me your name and what are you doing right now? What is your educational background? That's it. Acha, so it's going to be a reflective session. That means कि मैं आपको जगह-जगह बीच में रोक के लिखवाऊंगा. So आजकल हम लोगों को लिखने पढ़ने का काम थोड़ा कम करना होता है और हमारा दिल नहीं चाहता हाथ से लिखने का स्पेशली. So apologies for that. उन्होंने मुझे तार के साथ भी बांध दिया है तो अब कुछ कर नहीं सकते. So let's start. आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि वो लीडर नहीं है? सर आप अपने लिए बोलेंगे, सबके लिए नहीं बोलेंगे. जनाब और कोई? राइट. चलिए बाकी लोग छुपा रहे हैं, कोई बात नहीं. अभी और काफी ऐसे लोग. तो एक बड़ी खूबसूरत सी हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई एक चरवाहा है और इज अ केयर टेकर, और उससे उसकी रायत के बारे में सवाल होगा. That means every one of you is a leader, is a shepherd, and he is going to be asked about his flock. We are responsible for the people who are around us. Now I'll start with a concept that was given by Stephen Covey, और उसको फिर मैं आगे आपको अपनी religious teaching के साथ भी relate करके दूंगा. So he talks about 3 circles. The first circle is known as the circle of control. Everything that is under my control. जहां मेरा हुक्म चलता है, मेरी मर्जी चलती है. सबसे पहले मेरी अपनी जात. आई एम इन कंट्रोल ऑफ इट. मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, जहां से चाहूं आ सकता हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं नहीं कर सकता. उसके बाद मेरा घर, वहां इतना कंट्रोल तो नहीं है लेकिन फिर भी गुजारा है. बेगम साहब पीछे बैठी हूँ, उनको साथ लेके आया. मैंने कहा इस बहाने को थोड़ी सी बातें सुन लेंगी वो, वरना घर में तो मुझे सुननी पड़ती. अच्छा, उसके बाद मेरा ऑफिस, वो लोग जो मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, दे आर ऑल इन माई सर्कल ऑफ कंट्रोल. मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी मर्जी चलती है. वहां जो कुछ मुझे करना है वो एक्शंस के थ्रू करना है. मेरे एक्शंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. दूसरा है सर्कल ऑफ कंसर्न. सो आई वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी. मेरे कोलीग हैं, वो एचओटी है, मैं नहीं. सो व्हाटएवर हैपेंस इन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, दैट आई कैन इन्फ्लुएंस. सो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज द सेकंड. सॉरी फॉर दैट. तो मैं उनसे कह के कुछ चेंजेस करवा सकता हूँ, बात मान लेंगे, ठीक है. यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है, मे बी आई कैन गो एंड टॉक टू समवन एंड इन्फ्लुएंस दोस पीपल. ऑल माय स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन लेते हैं, उनसे कह के कोई काम करवाया जा सकता है. उसके अलावा सो आई राइट, सो एवरीबडी हु रीड्स व्हाट आई एम राइटिंग, आई कैन इन्फ्लुएंस देम. I may talk to them directly as well if somebody is in contact with me. तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस करके, उनसे बात करके, उनको कुछ समझा बुझा के कोई अच्छा काम उनसे करवा सकता हूँ. That is my circle of influence, and that is generally हम कोशिश करते हैं कि लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे तो हम, हमारा काम है कि हम अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने की कोशिश करें. And the third one is where I cannot do anything, is I don't have any power. I cannot maybe speak about it, और आई मे स्पीक अबाउट इट, मगर उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा. सरकार क्या कर रही है, मेरे घर से बाहर मोहल्ले में क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस तक तो आएगा, लेकिन उससे आगे जाके वो सारा कंसर्न. तो अगर आप एक पुरानी बात की तरफ जाएं तो एक हदीस है कि बुराई को अगर देखो
तो उसे हाथ से रोक दो। तो कंट्रोल के अंदर आप उसे हाथ से रोक सकते हैं, वरना उसके बारे में बात तो करो, कम से कम मफहूम बता रहा हूं। तो जो इन्फ्लुएंस वाला सर्कल है, you will always talk about it and talk to someone and make a change. या कम से कम उसको दिल में बुरा था, something that is happening in an area where you cannot do anything about it, at least consider it कि यार ये चीज ठीक नहीं। रिकंसाइल हो गई तीनों चीजें। सो हमारा जो आज का सारा जोर है, that will be about our circle of control and circle of influence. सर्कल ऑफ कंसर्न इन जनरल आज हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ करने से कुछ होता भी नहीं इन जनरल। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर रोड मैप फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, एंड सिंस हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल का पहला काम शुरू होता है हमारी अपनी जात से, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। अनलेस आई डोंट नो कि मैं किन क्लासेस से दुनिया को देख रहा हूं, उसको समझना और उसके हिसाब से एक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Then we'll talk about purpose, identity, values, vision and mission, strategy to build our leadership influence, and then we are going to talk about building relationships and allocating resources. So ये हमारा आज का प्लान है। I'll try and finish in about 2 hours ताकि हमारे पास आधे घंटे के क्वेश्चन आंसर्स का टाइम मिले। So what is leadership to you? Anyway. Very nice. Okay, you can walk the way and show the way and lead people to some point. Okay. Someone who is leading, but he is also taking his people himself. Okay. He only does not think about himself, but also his people. Guiding other people towards a destination. Right. So leadership is a quality which can create a positive change. Okay. Hello. Positive. Hello. So Hello. leader Hello. 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 can lead to a disaster as well. Hitler was a leader. He got millions and millions of people killed. Right? A leader can go out of box. जी जनाब। अगर मैं आपको एक लफ्ज में लीडरशिप समझाऊं तो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, राइट? इट्स इन्फ्लुएंस। और अगर मैं दो लफ्ज में समझाऊं तो इट्स इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, कि आप लोगों को के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और उनकी जिंदगी पे कोई फर्क पड़ रहा है आपकी वजह से। लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंस है और इम्पैक्ट है। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं लीडरशिप। आप में से कुछ लोगों के ऊपर, बल्कि तकरीबन सबके ऊपर कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी इंस्ट्रक्शंस आप समझें और मानते। नाउ एक लीडरशिप होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। दैट इज कि बस मेरी बात सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। है तो वो। सो देयर आर टाइम्स जहां पर आपके पास एक्शन लेने के सिवा कोई चारा नहीं होता, और अगर आप उस एक्शन को डिले कर दें, पोस्टपोन कर दें इस बात के ऊपर कि जी आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, तो एक्शन लेने का टाइम गुजर जाए। सो एट टाइम्स यू हैव टू वर्क विद वन ब्रेन एंड मे बी जस्ट अ कपल ऑफ पीपल डिस्कस। तो कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट सिचुएशन है एंड यू आर जस्ट गोइंग अराउंड आस्किंग पीपल टू गेट वैलिडेटेड, दैट इज अ डिजास्टर, क्योंकि वो टाइम गुजर जाएगा, ट्रेन गुजर जाएगी। ठीक है, देयर आर टाइम्स जहां पे आपको ऑटोक्रेटिक काम करना पड़ता है, बस ऐसे होगा जैसे मैं कहता हूं, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर, राइट? फिर होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। हेलो। कुरान में भी हमें कहा गया है कि जी आप मशवरा करें। तो जो रूटीन के प्रोसेसेस होते हैं उनमें जनरली वी नीड टू गो एंड आस्क पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड and who have knowledge about that particular matter. As'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know something, and shura bainahum, you go and ask people who know and discuss among people. But
always discuss with people who are knowledgeable in that particular matter. पर्सनल लेवल पे अगर आप बात करें तो जो आप जिससे डिस्कशन करते हैं, जिससे एडवाइस लेते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहली चीज तो यही है कि वो उस मामले में एक्सपर्ट. दूसरी चीज ये है कि वो आपके साथ सिंसियर हो. बहुत मरतबा हम सीनियर्स के पास जाते हैं, उनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो उस हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं जो उनके लिए बेहतर होती है. You actually need to have that acumen कि आप किसके पास जा रहे हैं, वो कितना इखलास वाला है आपके साथ. और तीसरी चीज ये कि वो अवेलेबल. बहुत सारे लोग मुखलिस भी होते हैं, एक्सपर्ट भी होते हैं, मगर उनके पास टाइम नहीं है. और आपके लिए ये है कि जनाब जब आप जाए तो होमवर्क करके. दैट मीन्स के whenever you're going to discuss something with an expert, उसका टाइम बहुत कीमती है. So आप अगर आप जाके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने उसको 1.5 घंटे तक अपनी कहानी सुनानी और उसके बाद उसने आपको एडवाइस देना है, तो प्रॉब्लली वो आपको एडवाइस नहीं देगा. वो आपकी कहानी सुन भी नहीं पाएगा क्योंकि उसका टाइम नहीं है. So you have to have that idea कि जी मैंने अपने दूसरे ऑप्शंस देख लिए हैं, अब मैं आपके पास एडवाइस कर रहा हूं. ठीक. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है. That was a bit sidetrack. फिर एक और जबरदस्त किस्म की लीडरशिप होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. सो हु इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? जिससे आप मिलें, उसके साथ काम करें, कुछ अरसा गुजरने के बाद आपको लगे कि यू आर अ न्यू डिफरेंट इंप्रूव्ड पर्सन. दैट पर्सन इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर. आजकल एक चीज का बड़ा जिक्र हो रहा है, दैट इज सर्वेंट लीडरशिप. इसका इशारा हमें कुरान करीम हदीस में भी मिलता है कि सय्यदुल कौमी खादिमुहुम फिस सफ़र. जो कौम का सरदार होता है वो किसी सफर में उनका खादिम होता है. So that is servant leadership. You have to think about the betterment of the people you are leading. And if you go to the modern literature, Simon Sinek talks a lot about servant leadership. And then there are other types of leadership. Transactional leadership. आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए करूंगा. Give and take. Right? Then you have laissez-faire leadership. And that is, यदि काम आपको दे दिया है ना, अब आप जाने और आपका काम जाने. I will come and ask you only when I see a problem. When somebody comes to me and says कि Dr. Yahya is doing this and this and this and this, तो मैं फोन उठाऊंगा और आपको हाँ भाई क्या हुआ, right? So this is laissez-faire. So now it's your choice कि आप कौन से किस्म के लीडर बनना चाहते हैं. My favorite one is transformational. Right? In transformational leadership, you actually try and improve everyone around you who is ready to get improved. मर्जी के बगैर आप किसी को इंप्रूव नहीं कर सकते. उसको लगता है कि यदि आपसे सीखने को कुछ नहीं है तो फिर उसको ठीक लगता है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते. राइट? सो जनाब, सेल्फ अवेयरनेस. सो मैं पर्सनल लेवल के ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, पर्सनल एक्सेलेंस, इस तरह की और बहुत सारी चीजें पढ़ा हूं. एंड द बिल्डिंग ब्लॉक इज सेल्फ अवेयरनेस. इट टेक्स अ मंथ going through different tests and discussing them and all that. Vajah, you must know yourself before start looking at the world, because you have certain lenses जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हैं. कुछ beliefs हैं, उन beliefs के साथ रख के आप सारे इनपुट को assess करते हैं. So for example, if I have a limiting belief, I'm bad at XYZ things. Now जब भी मुझे उसका एविडेंस मिलेगा उसके फेवर में, I'll accept it. जब भी मुझे एविडेंस मिलेगा उसके अगेंस्ट, I'll reject it. मैं उसको असेस ही नहीं करूंगा because that is going against what I already believe, right?
बायसेस पे हम बात नहीं करेंगे, इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, देयर आर अबाउट 50 डिफरेंट कॉग्निटिव बायसेस जो हमारे तासुबात होते हैं, बट आई जस्ट टच अपॉन देम ब्रीफली। हमारी वैल्यूज होती हैं, देयर आर प्रिंसिपल्स according to which we live, we evaluate the world, and we can die for. So sometimes we take decisions which are against our values. जब हम ऐसे करते हैं तो then we are generally in a state of cognitive dissonance. उसको उर्दू में कहते हैं ज़मीन की आवाज, keeps on bugging you until you go into burnout, right? So हम ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूं कि जो आपके एयर कंडीशनर हैं ये कैसे चलते हैं, इनके पार्ट्स क्या हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, तो who should I contact, where should I go to get the most authentic information? इलेक्ट्रिशियन ने खुद कहां से वो मालूमात हासिल की? कंपनी। So the manufacturer knows their product best. तो हम अपने मैन्युफैक्चरर के पास चलते हैं, पूछते हैं उसने हमें कैसा बताया, ठीक है जी, चलेंगे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ पढ़ के मुझे तो डिप्रेशन हुआ, सही। उसकी वजह ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको देख के मैं एटलीस्ट इसमें खुश हो जाऊं। तो अल्लाह ताला कहते हैं खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, हमने इंसान को कमजोर बनाया। लोग कहते हैं इन्नहु लयऊसुन कफूर, नाशुक्रा है, जल्दी मायूस हो जाता है। लोग कहते हैं हसीनुम मुबीन, बड़ा झगड़ालू है। फिर कहते हैं कि जब वो शर मांगता है उसको पता भी नहीं होता कि जो चीज मैं मांगे जा रहा हूं वो मेरे लिए अच्छी है, यानी अक्सर बुराई मांग रहा होता है। और बहुत जल्दबाज है, अगेन कंजूस है, वो जल्दबाज है। जब उसे बुराई पहुंचती है तो शोर मचाता है, हाय हाय करता है, और जब उसे अच्छी कोई चीज मिलती है तो उस पर कब्जा करके बैठ जाता है, किसी को देता नहीं है, कोई कंजूस हो गया। ये डिफॉल्ट है, ये वो फीचर्स हैं जो बहैसियत इंसान हम सब के अंदर मौजूद है। अच्छा, बात जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों का जिक्र किया है जिनको इबादुर रहमान करके पुकारा है बड़े प्यार से, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जो रहमान के बंदे होते हैं वो जमीन पर नर्म चाल चलते हैं, और जब कोई जाहिल उनके साथ बहस मुबाहिसा करता है तो उसको सलाम करके कहते हैं जाएं, अपने रास्ते पे जाएं, मैं अपने रास्ते पे जाता हूं। तो जो इबादुर रहमान में शामिल हो जाता है, जो उस अपने आप को सरेंडर कर देता है अल्लाह के सामने, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होती है जो इनसे अलग होती है। इट्स लाइक हैविंग अ बेसिक मोबाइल फोन। पुराने जमाने में जब फोन आता था, इवन एंड्रॉइड, उसमें कोई ऐप नहीं इंस्टॉल होती थी। अगर व्हाट्सएप आपके फोन पे ना हो तो मैसेज नहीं आएगा, कोई आपको कितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर भी नहीं पाएगा वैसे तो, लेकिन अगर आपने डिलीट कर दिया है और वो आपके पास पहले से किसी दूसरे के पास मौजूद है तो ऐप के बगैर मैसेज आएगा नहीं आएगा। कि इस्लाम, बंदे के इस्लाम का हुस्न ये है कि हर वो उस चीज को छोड़ दे जो लायानी है। लायानी का मतलब है कि ना उसका दुनिया में कोई फायदा है ना उसका आखिरत में कोई फायदा है। अब हम सोचें कि सारा दिन हम कितने ऐसे काम करते हैं जिसका ना दुनिया में कोई फायदा होता है ना आखिरत में कोई फायदा, लगे रहते हैं स्क्रॉलिंग करने में सारा दिन, मैं खुद भी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कुछ काम की तरफ। थोड़ा सा हमने देखा कि जी हमें मैन्युफैक्चरर ने क्या बताया, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि साइंटिस्ट ने हमारे ऊपर क्या काम किया। तो इसमें से एक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है जो कार्ल यंग के काम के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इसको, क्योंकि आप लोगों में से कुछ मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी बैठे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसके बारे में बात कर लूं, वरना बाद में आप आके मुझे कहेंगे। तो जब आप इसको क्वांटिटेटिव लेंस से देखेंगे और उसके ऊपर सारे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स लगा के देखेंगे तो ये वैलिडेशन के मसाइल हैं इसके अंदर, ठीक है। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लेंस। अब क्वालिटेटिव लेंस, राबिया किधर गई, चली गई। So there is a qualitative lens that keeps everyone as an individual.
So this particular inventory divides people into 16 different categories. So ये छोटा सा लिंक है 16personalities.com ऊपर वाला. तो अब आपका काम ये है कि आप अपने फोन के ऊपर इसको खोलें और इसको सॉर्ट आउट करें. जब आप इसको सॉल्व करके एंड तक पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस किस्म की चीज मिलेगी. आई एम इंटरेस्टेड इन दीज 4 लेटर्स. हो सकता है आपने पहले भी किया हुआ हो. दिस इज कॉल्ड मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर. वेरी पॉपुलर. और मैंने तकरीबन 2015 में साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू की थी. तो मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत यूजफुल है, प्रैक्टिकल है. सो आई वुड से take about 10 minutes to do this, and then we are going to discuss the results. I am interested in these 4 letters, I, N, F, P. Either it's going to be I or E, N or S, F or T, P or J, right? Either it's going to be an I or an E, which means कि आप या तो इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं. अच्छा, द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज, अच्छा मैं आपसे पूछूंगा नहीं, इट्स फॉर यू ओनली, ठीक है? मगर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो अराउंड यू देयर वुड बी पीपल हु वुड बी एक्सट्रोवर्ट्स एंड देयर वुड बी पीपल हु आर गोइंग टू बी इंट्रोवर्ट्स. एंड फॉर इन्फ्लुएंसिंग समवन you need to understand them as well. First you understand yourself and then you understand them so that your message gets across. So हमें अपने आप के लिए भी देखना है ये, और जितने लोगों से हम डील करते हैं on a regular basis उनको भी देखना है, वरना हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं सकेंगे. तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि वो ज्यादा बोलना पसंद करता है, शोर शराबा पसंद करता है, हंसी मजाक पसंद करता है. आप अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल में जाएंगे ना तो 2-4 लोग ऐसे नजर आएंगे आपको जो महफिल की जान होंगे. दे वुड बी लाफिंग, हंस रहे होंगे, दूसरों के साथ जोर जोर से बातें कर रहे होंगे. ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पीपल. फॉर लीडरशिप पोजिशंस, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट makes it easier for them to communicate with others. Parvez Musharraf, Imran Khan, it's easy for them to talk. तो मैं पॉलिटिक्स की एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आप बड़े आसानी से उससे रिलेट कर लेंगे कि हम इस मुल्क में देखते ही पॉलिटिक्स है खाली. अभी मैं किसी साइंटिस्ट की एग्जांपल दूंगा तो आप सोच रहे होंगे अच्छा ये भी था. तो ये 2 एक्सट्रोवर्जन की एग्जांपल्स हैं आपके पास. एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट्स ऑलवेज लाइक टू टॉक लाउड, say anything they want. And then there would be people who are quiet people. कम बोलते हैं. जनरली अगर पाकिस्तानी ना हो आमतौर से तो किताबें पढ़ते हैं. They are readers. They have few friends, 2, 3, 4 जिनके साथ बैठ के आप उनको देखेंगे तो बड़ी खुशी खुशी बातें कर रहे होंगे. मगर इन जनरल पब्लिक में आते हैं तो खामोश होते हैं, सुनते ज्यादा हैं. That puts them in another advantage. हर वो फील्ड जहां सुनने की अहमियत है, कोचिंग, साइकोलॉजी, साइकेट्री, एनी अदर फील्ड जहां पे आपने दूसरे की बात ज्यादा सुननी है और बर्दाश्त के साथ सुननी है, वहां ये लोग बड़े जबरदस्त सेट हो जाते हैं. They're good listeners. But the problem is कि जब 2 इंट्रोवर्ट्स आपस में बैठे हुए तो दोनों ही सुन रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा. So in your leadership journey, you will come across people to work with who are extroverts and who are introverts. So अगर आप extrovert हैं और आपका सामना एक introvert से हो जाता है तो let them talk. उसकी बात सुनने की कोशिश करें ताकि उसको लगे कि जी मेरी बात भी सुनी गई. उसको बोलने पे मजबूर करें, सवालात करें उसके साथ और उससे उसका ओपिनियन मांगें so that he gets a chance to contribute in the discussion. In the same way, if you are an extrovert and you get another extrovert, तो आपने तो ये वर्कशॉप की भी है ना, so that means that you will give that person chance to speak
वो तो वैसे ही बोलने की कोशिश कर ही रहा होगा, बट जैसे ही वो सांस लेने के लिए रुकता है, यू स्टार्ट टॉकिंग, तो बिकम अ गुड ऑब्जर्वेंट। देखें, जब मैं बोल रहा हूं ना तो मैं एक्सेल कर रहा हूं, मगर मुझे एक लम्हे के लिए रुकना पड़ेगा जब मैं अपनी सांस अंदर लेके जाऊंगा। इनहेल करते हुए आप नहीं बोल सकते, चाहे तो ट्राई करके देख लें, राइट? So as soon as starts inhaling, you start speaking, and sometimes you have to use your body language to signal कि थोड़ी सी मेरी बात तो सुन लें। You'll have to find chance where you can speak as well. मगर वहां पर भी अगर आपने, क्योंकि ये वर्कशॉप की हुई है, तो आपको ये पता होगा कि जो डिस्कशन हो रही होती है, अगर आप सामने वाले को मुकम्मल तौर पर बोलने का मौका दे दें तो उसको लगता है कि आप बड़े इफेक्टिव लिसनर हैं और आपकी बड़ी अच्छी रेपो बिल्ड हो जाती है उसके साथ। बावजूद इसके कि वो एक्सट्रोवर्ट है, एवरीबडी लव्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, एंड इफ यू कैन बिकम अ गुड लिसनर, it's very easy for you to build rapport. There's a book called How to Win Friends and Influence People. सेंचुरी से वो बेस्ट सेलर है, पता नहीं कितनी मिलियंस ऑफ कॉपीज उसकी जो है वो फरोख्त होती है। डेल कार्नेगी वाज द फादर ऑफ ऑल दिस व्हाटएवर वी हियर दीस डेज अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल दैट, एंड ही रोट दैट बुक, और उसके अंदर वो यही बात कहता है। सो जो दूसरा पैराडाइम है, जो दूसरा एंगल है, एन and S. So either you are in these terms intuitive or sensing. यहां भी बड़े मजे का डिफरेंस है। So the people who have N, they like to talk in stories. They like to give examples. आपको एलेगरीज सुनाएंगे, तमसीलें सुनाएंगे, मुहावरात सुनाएंगे, फिगरेटिवली बात करेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, हम 3 दोस्त कभी कभी इंट्यूटिव, तो दे आर एब्स्ट्रैक्ट थिंकर्स मेनली। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हम तीनों कभी कभी, एक और दोस्त भी हैं, हम 2 N हैं और वो S हैं। अच्छा, ये उन्होंने मुझे बताया नहीं, ये मैंने असेस किया। तो जैसे ही हम दोनों में से कोई स्टोरी सुनाना शुरू करता है ना, एग्जाम्पल के साथ, कहते यार तुम सीधी बात नहीं कर सकते। He doesn't like story because he talks and thinks in numbers. So if you're an N and you're talking to another N, तो बड़ा मजा आएगा, because you will be telling stories, the other person is going to tell stories, और मिला जुला के आप नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे ख्यालों में, और ख्यालों में बात चलती रहेगी, बहुत सारे मंसूबे बनेंगे, and you will love the discussion. But sometimes you have to talk in numbers, specific figures, when the other person is not N. तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल S हैं, तो यू नीड टू थिंक कि इस वाले को नंबर्स इतने अच्छे नहीं लगते, he would want a context around it, to try building that context. जो थर्ड है आपका S is sensing. F and T. F is feeling and T is thinking. The feeling person is people oriented. The thinking person is process oriented. अब मैं आपको 2 किस्म की बातें बताता हूं जो आपने, ये मुझे गिराएगा मुझे लगता है किसी को 2 चीजें बताता हूं आपको जो आपने यकीनन सुनी होंगी किसी बड़े से। मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं, मुझे अपना काम चाहिए। दैट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। और दूसरा होता है अच्छा यार ठीक है कोई बात नहीं, मसाइल हैं आजकल, बाद में देखेंगे, किसी और से करवा लेते हैं। So that is F. Now there is a dark side to both of these extremes. You must learn to stay somewhere in the middle or act situationally according to the person. So what happens when you are in extreme F? You will destroy the process of your institution if you will take everybody's request as a yes. इन्होंने कहा जी मुझे 9 बजे के बजाय 9:30 बजे आना है। मैंने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं। उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने कहा नहीं जी 9:30 नहीं, मैं तो 9:45 आऊंगा। ठीक है आप 9:45 आ जाया करें। वो आई, उन्होंने कहा जी मैं तो 11 बजे आऊंगी। तो पता चला मैं अकेले ही बैठा हूँ, डिपार्टमेंट में कोई और है ही नहीं और सबका काम मैं कर रहा हूँ।
So this is when you cannot say no. You are very much F. Feeling. So you have feelings for people. ना आप कहेंगे इसको भी दर्द है, इसको भी दर्द है, इसको भी दर्द है, सब दर्दों की दवा तो मैं हूँ. The problem is कि when you say yes to everything, you are paying the price with a no to something which is really important. ये आपको याद रखना है कि जी मेरा हर yes कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. अच्छा, दूसरा मसला है कि if you are in extreme T, तो T is for thinking, a process oriented person. That means कि फिर आपके लिए लीडरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, because people won't like you. तो आपको दरमियान का रास्ता निकालना है. अल्लामा इकबाल ने कहा था, कोई कारवां से छूटा कोई बदगुमा हरम से, कि मीरे कारवां में नहीं खुए दिल नवाजी. So you have to develop this खुए दिल नवाजी. तो आप treat each person individually. कुछ ऐसा रास्ता निकालें जब उसको प्रॉब्लम हो कि आपका इंस्टीट्यूट का निज़ाम भी खराब ना हो और उस बंदे का मसला भी किसी हद तक हल हो जाए. यू हैव टू फाइंड सम मिडिल ग्राउंड. वो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. हो जाता है. मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ नहीं कोई नई चीज नहीं है, बस आई एम गिविंग स्ट्रक्चर टू व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, इट्स ऑल आपने प्रैक्टिस. अगर आपने 15-20 साल किसी इंस्टीट्यूशन में गुजार लिए हैं तो आपने ये सारा कुछ डील कर करके सबकॉन्शियसली सीख ही लिया होगा. मगर नाउ यू विल हैव द स्ट्रक्चर कि अच्छा मैं ये कर. एंड देन द लास्ट वन इज जे और पी. पी यहां लिखा हुआ है ना, ये मेरे रिजल्ट है. सो जब आप पी होते हैं, यू आर एन ओपन एंडेड पर्सन. यू आर ओपन टू ऑप्शंस. So you will propose something and then you will propose another thing and then you will propose another thing and then you will देखें बेगम साहब मुस्कुरा रही हैं, and then you will propose another thing and the next person is going to be pissed off. हम फटे होते हैं हमारे घर में इस चक्कर में. यार तुम्हारा एक प्लान नहीं हो सकता है, right? I'm just loud thinking क्योंकि options don't stop coming to my head. And I'm just verbalizing कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, घर से जा रहे हैं चाइनीज खाने, चलो यार वो फला चीज खा लेते हैं, छोड़ो चाइनीज. तो 3 दफा प्लान चेंज हो जाता है बीच में. Why? Just because I am open to options. मुझे रास्ते में कोई और अच्छी चीज नजर आएगी, मैं उधर चल पड़ूंगा. तो ये एक ऑप्शन वाहिद रखा हुआ है बस. तो that is a problem when you are dealing with a J. What do the J wants? अब आप में से कुछ का जे आएगा, आप सोचोगे हम क्या करते हैं. सो यू वांट अ बिल्ड रोड. करियर में मुझे बना हुआ रास्ता चाहिए, मैं इस रास्ते पे चलूंगा. 4 ऑप्शंस आ जाते हैं तो मुझे परेशानी हो जाती है. लोग काइंड ऑफ थिंकिंग पैरालिसिस में चल जाते हैं. वो 2 ऑप्शंस हैं, अब क्या करना है. एंड दे स्पेंड इयर्स डिसाइडिंग दैट. क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, क्योंकि वो तो एक ऑप्शन की आदी थी. राइट, दे वांटेड अ बिल्ट रोड जिसके ऊपर चलना है, बने हुए ट्रैक पे चलना है. अगर बना हुआ ट्रैक नहीं होगा तो दैट विल क्रिएट कंफ्यूजन, टेंशन, स्ट्रेस. योर जे, you have learned to live like a pea. So that means कि that gives you an idea of your nature and that gives you an idea कि what is the basic principles of your operations. But over time, I am an extreme introvert. आप मुझे किसी शादी में लेके जाएंगे ना तो मैं कोने में जाके सबसे कोने वाली छुपी हुई सीटों की वहां बैठ जाऊंगा. ठीक है, लेकिन क्लास में आके अगर मैं आपसे कहूँ कि जी अभी तक की जो डिस्कशन हुई है, जो गपशप हुई है थोड़ी बहुत, उसकी बेसिस पे मुझे आप एनालाइज करें तो आप ई लिखेंगे. आई हैव बीन टीचिंग फॉर लाइक 24 इयर्स. तो आजकल मैं अपनी एक ऐसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसको मैंने 2000 में क्लास 9th में बायोलॉजी पढ़ाई. एंड व्हेन आई टोल्ड हर, यार वो जो फर्स्ट क्लास थी ना तो उसके अंदर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरी टांगें कांप रही थी. और वो हमारे बॉस हुआ करते थे मेरिटोरियस के अंदर, वहाँ पे एक बहुत मशहूर, अगर आप कराची से तो आपको पता होगा, तो वो खिड़की से झांक रहे होते थे ऐसे, और अंदर दिल दौड़ 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 कर रहा होगा. बट आई गॉट थ्रू दैट. 24 इयर्स में मैं अब 350 की क्लास पढ़ाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. नई ऑडियंस हो, पुरानी ऑडियंस, डजंट मैटर. सो यू ओवर ग्रो दैट. मगर द बेसिस इज दैट पर्टिकुलर थिंग. तो पर्सनैलिटी इज नॉट अ केज. कभी कभी कुछ लोग ये टेस्ट आप करेंगे, कोई आपको करवाएगा और वो आपके अच्छा जी आप इंट्रोवर्ट हैं, अब आपने उसको एक्सक्यूज बना लिया, मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ.
नहीं, this is not the way. If you are introvert, that means that there would be situations where you are supposed to talk to people to build relationships. अभी हम आगे networking पे बात करेंगे. To build connections with each other. मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि यार जिस जमाने में मैं स्टूडेंट था 20-25 लोग जानते थे मुझे पूरी क्लास के अंदर. अभी कोई आता है मिलने के लिए, वो ऑब्वियसली प्रोफेसर एंड डाओ, तो कोई भी आ जाएगा तो मिलने तो आएगा. कहते हैं ओहो बड़े दिन बाद मुलाकात हुई. तो मैं अक्सर उनको कहता हूँ यार पहली दफ़ा मुलाकात हुई. तो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स 2005 का मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ना क्लास में मुलाकात हुई कभी एज सच, और ना उसके बाद कभी मुलाकात हुई. तो ऐसा भी होता है. सो आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट अगर अब मैं किसी के साथ मिलता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि किसी तरह ये कांटेक्ट में आ जाएं. सो द नेचर ऑफ वर्क हैज चेंज्ड मी. आई हैव ओवरग्रोन दैट. तो ये वो मॉडस ऑपरेंडाई है जिसके तहत अभी तक आप ऑपरेट करते रहें. बट यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड बी इन द मिडल समवेयर. सिचुएशनली आप एक्सट्रोवर्ट के तौर पे एक्ट करें, इंट्रोवर्ट के तौर पे एक्ट करें जहां जरूरत हो. दैट इज द की. सामने वाला एक्सट्रोवर्ट है तो उसको समझ के उसके हिसाब से कम्युनिकेट करें. उसने तो ये वर्कशॉप नहीं ली, आपने ली भी है. इंट्रोवर्ट है तो उसके हिसाब से बात करें उससे. दैट इज द की कि आप सामने वाले को समझेंगे, उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर लेंगे तो आपके साथ, आपके लिए उसके साथ काम करना आसान हो जाएगा. गवर्नमेंट सेटअप में तो हमारे पास ये चॉइस भी नहीं होती ना कि किसके साथ काम करना है नहीं करना है. जो है उसी से काम चलाना है आपने. जब तक वो रिटायर नहीं होगा या आप रिटायर नहीं होंगे या कहीं और नहीं जाएंगे, तो बेहतर है कि एक दूसरे को समझ के काम कर लें, उनके साथ आसान हो जाती है जिंदगी. अच्छा जी, सो नेक्स्ट वन, इट इज नोन एज बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट. मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, करना आपने बाद में खुद. सो जब हम साइंटिफिक वैलिडेशन की बात कर रहे थे तो दिस वन इज मोर वैलिड एंड रिलायबल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव चेकिंग. जब हम उसको क्वांटिटेटिवली असेस करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी असेस करते हैं या उसकी वैलिडिटी देखते हैं, तो इसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, मोर लेस मिलते जुलते ही हैं. द फर्स्ट वन, जब आप ये करेंगे तो आपको परसेंटेजेस नजर आएंगी ऐसी. तो द फर्स्ट वन इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस. आपको नए एक्सपीरियंसेस कितना बॉदर करते हैं या नहीं करते, या आप कितने इंक्लाइंड हैं टू ट्राई न्यू थिंग्स. सो बीइंग अ हाई परसेंटेज ऑन दिस इज अ गुड थिंग. उसकी वजह यह है कि वी लिव इन अ वेरी मर्क्यूरियल एनवायरनमेंट. हमारे इर्द गिर्द का जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो सब चेंज हो रहा है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हैं तो आपके लिए चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज चीज़ें रोज़ के हिसाब से चेंज होंगी. फिर आप क्या करेंगे? अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज सी, कॉन्शियसनेस. आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं. तो अगर आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं तो अच्छी बात है. आप कम ऑर्गेनाइज्ड हैं तो हर थोड़े दिन बाद आपको एक नई परेशानी होगी, कोई चीज़ खो जाएगी, कोई चीज़ रह जाएगी, कोई और मसला हो जाएगा. देन इज एक्सट्रोवर्जन. आप देखें मेरा एक्सट्रोवर्जन कितना नीचे है. ठीक, ये हमने डिस्कस कर लिया है. ए इज अग्रीएबलनेस. ये बड़े मजे की चीज है. सो देयर वुड बी पीपल, अगर आप जहन पे जोर डालें तो कोई एक आध ऐसा मिलेगा आपको जिससे जब आप बात करते हैं ना, दे स्टार्ट विद नो. नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं है. So that means these people are low on agreeableness. It's difficult to convince them, it's difficult to work with them. Because वो पहले assess ही negativity के साथ करना शुरू करते हैं. नतीजा क्या निकलता है कि जब आप कोई नया proposal लेके जाते हैं, it starts with a no. And then it takes time to convince them. There are ways कि आप उनसे बात कर सकते हैं, मगर मुश्किल होती है. अगर आप इस पे बहुत हाई हैं, ये 90s में आ रहा है, then there is also a problem. The problem is if you are saying yes to everything and you don't
लर्न हाउ टू से नो रिस्पेक्टफुली, प्यार मोहब्बत से, हाउ टू बार्गेन। अच्छा ठीक है, ये वाला काम आप मुझे दे रहे हैं तो ये वाला मुझसे ले लें, मैं एक वक्त में इतना ही कर सकता हूँ ना, वरना क्वालिटी खराब होगी। आप तो नहीं चाहते कि क्वालिटी खराब हो। तो देयर वेज टू से नो। पढ़ी लिखी तरीके से आप उसको ना कर देंगे, जी नहीं कर सकता, कैसे होगा आप खुद बताएं, या मुझे एक दूसरा बंदा दे दें ताकि वो फला वाला काम मैनेज कर ले। देयर आर डिफरेंट वेज। So if you are high on agreeableness and you cannot say no, then you will be overburdened and stressed. ठीक है? And then the last one, इसको लो पर ही होना चाहिए, इसको कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। मैं बताता हूँ क्या है। न्यूरोटिसिज्म इज नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो मेरे दिमाग में अगर एक चीज आएगी, वो देखें कितनी कम है, तो मैं कर जाऊंगा। अगर मुझे पता है कि बेगम साहिबा ने भी नहीं मानना है तो मैं फिर भी कर जाऊंगा, बाद में बताऊंगा कि जी कर लिया मैंने। सही है? सो दैट मीन्स कि आई एम वेरी लो ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन। कुछ लोग होते हैं काम करने से पहले 5 बंदों से पूछेंगे ठीक कर रहा हूं ना, सही हो गया। मशवरा एक और चीज है, मशवरा इसकी जो डिस्कसिंग की करना चाहिए। दूसरा ये कि आपको ये यकीन दिलाता रहे कोई कि आप सही काम कर रहे हैं। तो यू एक्चुअली नीड टू बी इंटरनली वैलिडेटेड। जितना ज्यादा आप सुकून से रह सकते हैं, अगर आपको ये बॉदर नहीं करता कि फला 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 लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं दुनिया में जितने ख्वाब लोग क्या कहेंगे ने कत्ल किए हैं, उतने किसी और ने कत्ल नहीं किए। कि आप वो काम नहीं कर पाते। ओहो अच्छा, आई वाज डूइंग एन एमबीए आफ्टर पीएचडी। तो पीएचडी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से करके आया था और मुझे उसके बाद लैब चलाने में मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल। मैंने कहा नहीं यार ये तो मजा नहीं आ रहा है, तो आई लर्न पीपल मैनेजमेंट, तो आई गो एंड डू एन एमबीए। तो इंटरव्यू में सवाल हुआ पीएचडी के बाद एमबीए क्या हो गया आप? बस करना है सर, मेरी मर्जी है, फीस दे रहा हूँ ना। अच्छा जी ठीक है। जिस टीचर को पता था पीएचडी के बाद एमबीए, व्हाई? इवन वाइवा तक भी ये सवाल हुआ कि आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप एमबीए करने क्यों आए हुए हैं? उसके बाद वाइवा बहुत आसान हो गया। तो द पॉइंट इज कि लोग क्या कहेंगे, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, राइट? So neuroticism is the need for external validation. That means कि you look for people to actually reassure you कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। You need to have a feedback, इसमें कोई शक नहीं है। But if you always look for appreciation outside, जी मेरी तस्वीर नहीं खींची, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे साइड पे बिठा दिया, that is a bunch of problems. उससे आप प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है, because you are always thinking about वो क्या कह रहा है, वो क्या देख रहा है। तो द बेस्ट कंपास इन इनर कंपास, आपकी अपनी वैल्यूज हों, आपके अपने स्टैंडर्ड्स हों, उसकी बेसिस पे कोई चीज ठीक चल रही है, बिस्मिल्लाह। सो देयर इज अ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड दैट इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग वेल। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम्स एक्चुअली टेल यू दैट हाउ यू ऑपरेट। अब डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। You would be following either one completely or the other completely, or you would be somewhere in the middle. But knowing that explains the different behaviors we do. So for example, हमारा motivation style क्या है? Do we work towards the goals or do we work away from the goals? और away from एक ऐसा नतीजा जो कि हमें पसंद नहीं है। तो मैं आपको, आप अपने जहन में गौर करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। नमाज आप अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं या कज़ा होने वाली होती है जब पढ़ रहे होते हैं? तो जो जिनका अव्वल वक्त वाला स्टाइल है, दे आर टूवर्ड्स इट। काम आप जल्दी खत्म कर लेते होंगे। तो मेरे एक दोस्त हैं, तो मेरे साथ स्कॉटलैंड में थे, तो उनका पब्लिक हेल्थ का पीएचडी था। तो जिस जमाने में वो मास्टर्स कर रहे थे तो असाइनमेंट्स मिलते थे। अब असाइनमेंट मिल गया है तो अगले 2 दिन में रातों को जाग जाग के वो असाइनमेंट खत्म हो गया, और उसके बाद सारी क्लास को बता रहे हैं कि जी मैंने तो कर लिया। तो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन क्योंकि कुछ लोग आप में से जानते होंगे, बट दैट वाज द स्टाइल। सो एवरीबॉडी वुड यार आओ थोड़ी सी हमारी भी हेल्प कर दो, और उस चक्कर में हमने बड़ी बिरयानियां और खाने वाने खाए वहाँ पे।
लोग हमें ले जाते थे, थोड़ी सी उनकी हेल्प हो जाती थी, मुझे खाना मिल जाता साथ में, क्योंकि मैं साथ में वो मोटरसाइकिल के बराबर में लगा होता ना, उस तरह लगा होता था उनके साथ। तो दिस वाज द स्टाइल। काम फौरन मिलते ही खत्म कर दिया, दैट इज टुवर्ड्स मोटिवेशन। मेरा अपना काम आखिरी के 2 दिन में ही जाता है। ये प्रेजेंटेशन रात को बनी है, जो कल देनी है वो आज रात को बनेगी, राइट? सो आई एम अवे फ्रॉम। जब से मुझे ये एहसास हुआ तो मैं नमाज के मामले में खास तौर से मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा जल्दी पढ़ लूँ भाई, ये वो डिले हो जाती है, तो आई ट्राई कि उसको बबल वक्त में पढ़ना है। तो यू कैन ऑलवेज चेंज इट, यू विल बी एबल टू चेंज इट इजीली व्हेन यू आर अवेयर ऑफ। रिमेंबर मैंने कहा था सेल्फ अवेयरनेस इज द बेसिस ऑफ लीडरशिप। डिसीजन मेकिंग में आपका रेफरेंस एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इस पर अभी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडेशन पे बात कर ली है। ऑप्शंस और प्रोसीजर्स, मैं ऑप्शंस देखता हूं, ये भी तकरीबन पर्सनालिटी में डिस्कस हो गया, या मैं चाहता हूं कि मुझे एक सेट पॉइंट बताया जाए, मैं उसके तहत करूं। You would be either one or the other. Communication styles. There's a difference of the way we prefer to communicate. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं विजुअल हूं तो मुझे ऑडिटरी मेरे कान बंद है, नो। दैट मीन्स कि आई प्रेफर पिक्चर्स ओवर वर्ड्स। इसमें जेंडर का भी कुछ हिस्सा है कि लोग कहते हैं जी women are more visual as compared to auditory, बट ये साइंटिफिकली इसकी बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं, और कुछ लोग तो कहते हैं ये बिल्कुल ही मिथ है। बट अगेन इट इज जनरली टास्क डिपेंडेंट। अगर आप स्विमिंग को सीखना चाहें देख के, चाहे जितने भी विजुअल हो, आप तो नहीं सीख सकते। you'll have to go through that task, right? So they are visual people, they like pictures. They're auditory people, they like audio, they listen to that. And they're kinesthetic people who like to do something with their hands. But in general, it depends upon the task as well. So, जो auditory होते हैं वो audio lectures बड़े मजे से सुन लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो visual होते हैं वो देखना भी चाहते हैं साथ में बंदे को। चले आपको illustrations तो अलग चीज है कि वो समझाने में मदद करती है, लेकिन जो lectures दे रहा है, they want to see that person as well. This is a sign of being a visual person. And then there are people who would want to feel, अगर आप स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस देखेंगे ना जो एप्पल के लिए वो करता था, तो उसमें वो पहले बताता था, फिर दिखाता था, और फिर लोगों को देता था कि ये देखें आप इसको एक्सपीरियंस करें। तो देयर पीपल हु प्रेफर एक्सपीरियंस। ये चीज आपको उनकी लैंग्वेज में भी नजर आ जाएगी। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, दे ट्राई एंड केटर एवरीवन। आई वुड से कि जी आप सुन रहे हैं, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, तस्वीर सही आ रही है, राइट? जो मैं कह रहा हूँ आप उसका असर महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। So I'm trying to cater everyone if I'm aware of this. So some people work out of necessity. Again, it's kind of a repetition. Some people think about कि ठीक है कर लेंगे अगर होगा तो। लोकस की हमने बात कर ली है। टाइम ओरिएंटेशन, सम पीपल लाइक टू लिव इन द पास्ट। एज अ नेशन वी लिव इन अ पास्ट। हमारी अजमत रफ्ता है ना, उसी को याद करते हैं। 60s का जमाना था, पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा था, भाई आगे देखो ना यार, अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। जब मैं छोटा था तो ये होता था, जब हमारे अम्मा अब्बा ऐसे होते थे। तो दैट जनरली हम ये कहते हैं कोचिंग प्रैक्टिसेस के अंदर कि आप जिस रास्ते से चलकर आए हैं उससे आपने सिर्फ सबक लेना, रिसोर्सेस उस रास्ते की जमा करनी है जिससे आपने चल के जाना है। अगर आप पीछे ही देखते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। तो कुछ लोग पास्ट में रहते हैं, वो गम करते रहते हैं, माजी को याद करते रहते हैं। कुछ लोग फ्यूचर में बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं, इतने ओरिएंटेड होते हैं कि प्रेजेंट को भी भूल जाते हैं। तो आपने अक्सर स्पीकर्स को सुना होगा, शाबाश तुम कर सकते हो, मगर वो ये नहीं बताते कि कैसे कर सकते हो। So you have to have one step in the present and the other step towards the direction you want to go. तो ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ फ्यूचर को देखते रहें, आपको ये एहसास ही ना हो कि हम इसको कहाँ से शुरू कर रहे हैं। Obviously there is going to be some skills, competencies,
some knowledge which you have to gain before you start walking on that road. Then there are people who always look at differences. मेरे और आपके दरमियान फर्क क्या है? जो टॉप के नेगोशिएटर्स होते हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो कहते हैं जब भी आप किसी के साथ कुछ नेगोशिएट करें, किताब का नाम है नेवर स्प्लिट द डिफरेंस. कुरान कहता है तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कॉमन है. And Quran is talking to Christians, right? So when you want to join people, you have to talk about similarities. Sometimes हम अलग अलग होते हैं मगर हमारे मकासद एक होते हैं, तो आप एक मकासद के पीछे या एक किस्म के मकासद के पीछे डिफरेंट लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं. तो जब आप एक डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गोल्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका विजन सबको पता हो, क्लियर हो. वेयर यू आर ट्राइंग टू ड्राइव दोज पीपल यू आर लीडिंग. There are people who like to work independently and there are people who like to work in teams, and that's it. आगे चलते हैं. So these are called meta programs. आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप किस तरह के हैं, और इन जनरल ये सब बताने की वजह यह है कि आप दूसरे एंगल को नजरअंदाज ना कर दें. So if you're working with someone and he has a very different orientation to you, you should understand that person so that you can communicate well with that person. Then we come to values. There are certain values which we get from the society. There are certain values which we get from our parents, our teachers. आपने जुमले सुने होंगे, जी मेरे वालिद तो इस तरह करते थे, मेरे जो प्रोफेसर साहब थे जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली है वो तो इस तरह के थे. And I've internalized that value जो उनके अंदर. तो इन जनरल हमने इधर उधर से अपनी वैल्यूज जमा की होती हैं जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं. एंड वी ऑपरेट थ्रू दोज वैल्यूज. जब भी आप तेज भागने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपके हाथ से गिरेगी वो आपकी वैल्यूज हैं, बिकॉज आपको जल्दी काम खत्म करने की होती है. उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि वी टेक डिसीजंस व्हिच आर नॉट कंसिस्टेंट विद आवर वैल्यूज. And finally we find ourselves कि हमारे अंदर एक चीज पैदा हो रही है, that is called cognitive dissonance. That is कि हमारे हाथ कुछ और कर रहे हैं, जबान कुछ और कह रही है, but we are thinking something else. What I am doing is not consistent what my principles are, जिसके तहत मैं जिंदगी गुजारता हूँ. तो नतीजा ये निकलेगा कि I'll start feeling anxiety and then I'll start going into burnout. और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है. There's a hollow inside building yourself. Why is that? Because जब आपने ये वाला डिसीजन लिया था तो आपने अपनी वैल्यूज को नहीं देखा था कि ये चीज मेरी वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं. So ये डिफरेंट वैल्यूज हैं. I want you to think कि वो कौन से 3 या 4 रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट. राइट देम डाउन. डन? So next time whenever you are going to take a decision, try looking at these values and ask yourself कि क्या मेरा डिसीजन इसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं. अच्छा, हम वैल्यूज बहुत सारी जगहों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से एक कुरान और हदीस भी है इन जनरल, या आप अगर किसी और रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उसकी कोई किताब होगी. So उसमें से एक वैल्यू इंटेग्रिटी है. Integrity is you walk your talk. You are true to your word. That's very important in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, who कहते हैं लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, why do you say things you don't do? Kabura maqtan, it's a very grave thing in Allah, near Allah subhanahu wa ta'ala, that you say things you don't do. So you walk your talk. So integrity, बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये. The Leadership Challenge. Causes and Posner are the authors. They studied about 15,000 managers and they asked people, what do you look as a value in your superior?
And the answer was integrity. So, can I trust you? If I'm your subordinate, the first question I'm going to ask myself is, can I trust you? So, अगर integrity नहीं है, तो trust का factor build नहीं होगा. So, in my executive coaching, I deal with ladies one-on-one for 12 classes of 1.5 hours. तो मुझे पता है कि जो पहला सवाल ये खातून अपने आप से करेगी बिफोर कॉन्टैक्टिंग मी इसके, कैन आई ट्रस्ट दिस मैन? बिकॉज ऑब्वियसली इतने लंबे लंबे सेशन शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट्स जस्ट अ वेरी इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ ऑल दिस वी आर टॉकिंग अबाउट. सो शी इज गोइंग टू थिंक कि क्या मैं इसको ये बात बता भी सकती हूँ या नहीं बता सकती, कल को मुझे ही ब्लैकमेल ना करना शुरू हो जाए. राइट? सो the first thing as a leader you have to establish is integrity. If you are not doing what you are saying, and if you are lying to your people, if you are manipulating them, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा. जब वो ट्रस्ट नहीं करेगा तो फिर आप उसको लीड नहीं कर सकते. वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा. वो पहले ये सोचेगा कि मुझे ये वाली बात जो ये कह रहे हैं इससे इनका क्या मकसद है, कौन सा काम निकलवाना चाहते हैं, अपना कौन सा फायदा हासिल करना चाहते हैं. तो अगर इंटेग्रिटी नहीं है तो बाकी लीडरशिप तो भूल जाए. राइट? सेकेंड चीज इज एक्सेलेंस. सो बड़ी खूबसूरत सी हदीस है जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है. दीज आर द लेवल्स. एहसान इज द बेस्ट लेवल, जिसको हम एक्सेलेंस का लेवल कहते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो जैसे वो तुम्हें देख रहे हो. तो आप सब में से बहुत सारे लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशंस देकर आए होंगे. So when you are doing a procedure and there is somebody looking at you like this and is going to mark you, grade you for that, the way you do that procedure becomes different. You do it with excellence. कि जैसे कोई आपको देख रहा है और आपको उस पर ग्रेड मिलेगा. ये फीलिंग कि हम हर वक्त किसी की नज़र में हैं और हमें अपना बेहतरीन काम पेश करना है, दैट इज एक्सेलेंस. और एक्सेलेंस के बारे में एक मज़े की बात है, एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल कतब अलैकुम एहसान अला कुल्ली शैइन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज रिटन अपॉन यू टू डू एवरीथिंग विद एक्सेलेंस. वो इबादत की बात नहीं कर रहा, जो काम भी आपने करना है वो सारे के सारे को एक्सेलेंस के साथ करना है. तो और कोई वैल्यू आप अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से पिक करें ना करें, ये दो जरूर करें. वन इज इंटेग्रिटी एंड द अदर वन इज एक्सेलेंस. एक्सेलेंस का फायदा क्या होगा? तो टॉम पीटर साहब हैं, एक्सेलेंस के वालिद साहब हैं. He's written quite a lot of books on excellence. तो कहते हैं एक्सेलेंस कंप्राइज ऑफ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. हु इज आवर कस्टमर? एवरीवन इज आवर कस्टमर, जो भी हमारे साथ यूज करता है. पीपल सेंट्रिक मैनेजमेंट. Do we think about people more than we think about process? So people are the most important asset of an organization. सिस्टम आपने बना दिया है, उसके अंदर अगर सिस्टम में कोई आगे काम कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी होगी. जिसकी कैपेसिटी बिल्ड हो गई है, अगर वो चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा बंदा रिप्लेस करने की कॉस्ट भी है और पता नहीं वैसा मिले ना मिले. देन वैल्यू ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. व्हेन यू आर मेकिंग डिसीजंस यू थिंक अबाउट वैल्यूज, जैसे मैंने आपको कहा था. एंड अ बायस फॉर एक्शन. लाइफ शुड बी एक्शन ओरिएंटेड. प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. एंड एक्सेलेंस शुड बी थॉट ऑफ एज अ जर्नी. और आगे जाके ये कहता है, वो वाली कोट मैंने यहाँ नहीं लगाई है, कि इस अनसर्टेन इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर the only way we have to survive and thrive is excellence. You stand upon the rest of the world, tall and high, तो लोग ढूंढते हुए आपको आएंगे कि अच्छा फला काम कराना है तो जी फला साहब के पास. He is the expert. That brings you out into something called a blue ocean. Blue ocean का क्या मतलब है? एक पूरी स्ट्रैटेजी है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. तो जब आप वहां पे लड़ रहे होते हैं, जहां सब लड़ रहे होते हैं, तो उसको रेड ओशन कहते हैं. रिसोर्सेस की जंग होती है. ये वाला कमरा मेरा है, ये कुर्सी मेरी है, उससे मैं बात करूंगा, तुम नहीं बात करोगे.
वो वाला काम मैं करूंगा, तुमने कैसे कर लिया, राइट? एवरीबडी इज फाइटिंग। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, तो स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन वर्ल्ड। जब मैं पीएचडी करके आया तो हमारे डिपार्टमेंट में कुछ 17-18 पीएचडी थे। मुझे लगा कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो मारा मारी है एक एक रिसोर्स के लिए, एक एक कमरे के पीछे लोग लड़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन थिंग कि पीपल आर आफ्टर रिसोर्सेज, मुझे ज़्यादा मिल जाए आपको कम मिल जाए। मैं थॉट कि यार ये तो नहीं करना है। And I started building myself up in management sciences. PhD के बाद MBA किया, एक मास्टर्स किया ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में। फिर एजुकेशन का शौक चढ़ा तो एक MHP था that finally turned up into an advanced diploma. And there are certifications, life coaching, NLP, hypnosis and all that. Communications. And here I am in front of you. So people don't know me for microbiology. But they know me अगर उनको कम्युनिकेशन स्किल पे सेशन कराना है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे कराना है, लीडरशिप पे कराना है, तो दूसरा नाम उनको आमतौर से यूनिवर्सिटीज के अंदर मुश्किल से मिलता है। इजी ब्लू ओशन, सेलिंग अलोन, उसका अपना ही मजा, जितनी मछलियां चाहे पकड़ लें आप। तो ये है, यू हैव टू थिंक ऑफ वर्किंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड बिल्डिंग योर करियर ओवर देम। इस पर हम थोड़ा आगे भी बात करेंगे। एक और सर्वे है, मगर ये सर्वे तकरीबन आधे घंटे का है, तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारे पास फिर 15 मिनट बचेंगे और कहानी बहुत लंबी है। तो व्हाट आई कैन डू इज कि अगेन ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आप ये नोट कर लें और आप खुद कर लीजिएगा। आई टॉक अबाउट कि इससे निकलेगा क्या। So when you are going to do this survey, it will give you your strengths starting from 1 till 24. This whole survey is built by a person called Martin Seligman. He's a father of positive psychology. Positive psychology is a branch of psychology जो कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि it deals with positive traits, strengths, good characteristics. And the idea behind this survey is कि आपके ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में से 24 एट्रीब्यूट्स के ऊपर आपको असेस कर लिया जाए। कोई चीज़ होगी जो आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, कोई चीज़ होगी जो आपकी वीक होगी। जब आप कैरियर डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आपने ये देखना है कि दिस शुड रिवॉल्व अराउंड माई स्ट्रेंथ्स। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट मी, मेरी स्ट्रेंथ है लर्निंग, लव ऑफ लर्निंग, लव, वैल्यूज एंड समथिंग लाइक दैट, अदर स्टफ। सो आई ट्राइड बिल्डिंग माय करियर अराउंड दैट कि मुझे पढ़ना पड़े, पढ़ाना पड़े और मैं यही काम करता हूँ। इट हेल्प्स मी बिकॉज जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करते हैं तो इट इज नेचुरल कि आप अच्छा काम करें। एंड देन यू विल गेट अ बॉटम 5 थिंग। सो वन ऑफ दोज वुड बी कि जो हो सकता है आपके लिए कहीं स्पीड ब्रेकर बन रहा हो उसकी वजह से। तो होना ये चाहिए कि यू शुड, चाहे तो चैट जीपीटी यूज कर लें, आस्क इट, गिव मी एन एक्शन ओरिएंटेड प्लान टू वर्क ऑन, फॉर एग्जाम्पल, integrity, as I have weak integrity, for example, or love of learning, or prudence, or anything else जो कि आपको उसके अंदर नीचे के बॉटम में से नजर आ रहे हैं। Get an action plan and start doing what it says. तो gradually आपकी वो वाली जो weakness है वो आहिस्ता 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 over a period of 3, 4, 5 months दूर होना शुरू हो जाएगी। So हम इसको जंप कर रहे हैं यहाँ से, but it will give you your strength, और इन स्ट्रेंथ्स को लेके आप अपनी लाइफ की आगे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो मजे की बात यह है कि ये स्ट्रेंथ्स इन जनरल आपको अपने साथ काम करने वालों की भी पता होनी चाहिए। तो आपने जाके ये वर्कशॉप की जो चीजें ना, ये कोशिश करनी है अपने डिपार्टमेंट में रेप्लिकेट करना, मेरे शुक्रिया के साथ, ठीक है? तो उससे क्या फायदा होगा? यू विल नो कि यार दिस गाय is very interested in learning, so let's give him this particular job कि जहाँ उसका काम पढ़ना पढ़ाना हो। This guy is very good at interacting with people, maybe, or something else, उससे related उसको कोई काम दे दें।
और आपको पता चलेगा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, एनएलपी की एक और कॉन्सेप्ट है, आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट एंड दैट विल हेल्प यू इन डीलिंग विथ योर टीम। तो एनएलपी कहती है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक पर्पस ऑफ लाइफ इज योर कॉलिंग, कि जी मुझे इस काम, ये मेरा मकसद है जिंदगी का, मैं ये हासिल करना चाहता हूँ और इस चीज के लिए मैं अपनी एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ। हर एक के दिल में कोई चीज होती है कि जो कॉज उसके नजदीक अहम होता है। किसी के नजदीक हेल्थ होता है, एजुकेशन होती है, एनीथिंग एल्स। अपने गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं कि जी इनका कुछ कर दूं मैं। So that is your purpose and your calling. अगर आपका पर्पस क्लियर है, if you have thought about it and you are working on it, तो आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो उसी से डिजाइन हो जाएगी। Because you are someone who is working, for example, towards educating people. आइडेंटिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज बिलीव्स इन वैल्यूज, उस पर हमने बात कर ली। जब ये तीन चीजें आपकी डिफाइन हो गई, you know your purpose, you're clear about your identity, and you have your particular values in place, then it becomes very easy to work on improving your capabilities because now you're doing something for something. You're very clear कि why you are doing it, not just drifting along, मगर मैं ये काम इसलिए करूं। उसके बाद आपका बिहेवियर उसी हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस इज माई पर्पस, मैं लोगों के काम आऊं। तो जब सर्विस मेरा पर्पस होगा तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि मेरे पास 10 मरीज आ जाए या 50 मरीज आ जाए, मैं तो सर्व कर रहा हूं उनको, राइट? तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, राइट? आप उसी हिसाब से अपना एनवायरनमेंट तरतीब देते हैं, ट्राइंग टू बिल्ड एन एनवायरनमेंट अराउंड योर पर्पस। इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देख लें तो अल्लाह ताला कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए बनाया। वैल्यूज हमने रिलीजन से ले ली, उसमें से एक एक्सीलेंस, एक इंटेग्रिटी और भी बहुत सारी। अच्छा, आइडेंटिटी हमारी मुस्लिम है, उसने हमें दी है, क्योंकि मैंने तो आपका नाम मुस्लिम रखा है। अब जो काम भी मैं कर रहा हूं उसको प्लीज करने के लिए, या जिस फील्ड में मैं हूं, that field becomes a means to please my Lord. So everything becomes easy. हर काम जो मैं करूंगा वो उसको खुश करने के लिए होगा, तो मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। वो मेरा एग्जामिनर है, मुझे देख रहा है। दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स, राइट? अब ये जानना क्यों जरूरी है कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूं? आपने ये कार्टून पहचाना किसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑसम, कौन था ये जनाब? फातिह, एलिस इन द वंडरलैंड। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की मूवी हमने बचपन में देखी थी, एक कार्टून मूवी। एलिस एक बच्ची होती है जो कि एक रैबिट को चेज करते हुए एक होल में गिर जाती है और वहां एक वंडरलैंड होता है। तो उसको रास्ते में एक कैट मिलता है, तो उस कैट से पूछती है एक सवाल, वुड यू टेल मी प्लीज which way I ought to go from here? मुझे इस रास्ते पर किस तरफ जाना चाहिए? तो वो पूछता है that depends a good deal on where you want to go. तुम जाना कहाँ चाहते हो? तो कहती है I don't much care where, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो फिर कहता है then it doesn't matter which way you go. अगर आपको ये इल्म नहीं है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं तो कहीं भी चलते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और इन दी एंड आपको पता ये चलेगा कि यार मैं तो वहां पहुंचना ही नहीं चाहता, ये तो जगह नहीं थी जहां मुझे आना था, राइट? तो बड़ी जबरदस्त किताब लिखी है बिल जॉर्ज साहब, उनका नाम है, किताब का नाम है ट्रू नॉट। और वो कहते हैं कि जो आपका पर्पस है, जो आपको खींच रहा है एक तरफ, दैट एक्ट्स लाइक अ नॉट। जिस तरह कंपास आपको बताता है कि मुझे ये काम करने चाहिए, अगर पर्पस क्लियर होगा तो उसके मैग्नेटिज्म के तहत आप वो सारे काम करेंगे कि जो आपको
अपने पर्पस के साथ अलाइन कर रहा हूं। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है बड़ा जबरदस्त किस्म का, इसको कहते हैं इकिगाई। तो मुझे क्या करना चाहिए इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ? So that is something I am good at and I enjoy doing. अब ऐसी बहुत सारी 4-5 चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं कहता हूँ जी लिखें कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जिसमें आप बड़े जबरदस्त हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। Let's work it out. So write down 5 things you think you are really good at. Could be communication skill, could be patient management, could be administration, writing, reading, teaching, anything you're doing. There could be something you are good at but you don't enjoy it. So for example, अगर मैं यहाँ कहूँगा तो ये academic environment है, तो आप लोग सोचेंगे पता नहीं कैसा बंदा है। I don't like research, right? But I can do it. I'm not very good at, but गुजारा है, इतना है कि प्रोफेसर बन गया। So something you are good at. Doesn't matter you like it or not. Then write down those things you are good at and you enjoy doing. तो उसमें से कोई 2-4 चीजें ऐसी होंगी। टिकटॉक देखने में या बनाने में? वेरी नाइस। अभी आगे आते हैं उसके ऊपर भी ना, इसको मजीद रिफाइन करेंगे। So you are good at and you like doing it, or something you like doing and you can be good at. बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, यार कभी ये काम करूंगा। Then the 4th point is the world is going to pay for it. खर्चा भी चलाना है ना लीडरशिप के अंदर, फाइनेंस नहीं होंगे तो ये सारा कुछ कैसे चलेगा? तो आप बहुत अच्छे हैं किसी काम में, आपको उसको करने में मजा भी आता है, दुनिया को उसकी जरूरत भी है और दुनिया उसके लिए खर्चा भी करने को तैयार है। That is your ikigai, right? That should be the way you actually craft your career. कि जिंदगी में ऐसा काम करें जिसको करने के लिए आप बहुत अच्छे हो, you can actually improve about it. आप उसको करने में एंजॉय भी करते हैं, उसके बाद दुनिया को उसकी जरूरत तो हो। आप बड़ी अच्छी फारसी बोल लेते हैं, शायरी कर लेते हैं, दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है, पे नहीं करेगी आपको, बहुत मुश्किल। बहुत ऊपर के लेवल पे जाना पड़ेगा तो आपको अमेरिका से मुशायरे में आने की दावत आएगी, मिलेगा कुछ भी नहीं, ट्रिप मिलेगा खाली। सही है? So the world needs it and the world is ready to pay you for those services, right? So that is your ikigai. Now you have to have a personal vision. हम और कोई काम ना करें, लेकिन आज आपने अपने पर्सनल विजन में ये सारी चीजें शामिल करके जानी कि आप क्या करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे अपना पर्सनल विजन शेयर कर देता हूँ। So to walk a path of lifelong learning, right? That stems from the strength analysis जो हमने नहीं किया टाइम की कमी की वजह। Teaching and mentorship by continuously improving my capacity as an impactful educator. Through fostering personal and professional growth within myself and in those attached to me by sharing knowledge and by setting a personal example of continuous learning and improvement. I aspire to inspire individuals towards realizing their fullest potential and helping them in transforming into the best version of themselves, equipped for success here and hereafter by planting the seeds for integrity, excellence, leadership, empathy and lifelong learning. तो जो कुछ मैंने अभी तक आपसे बात की है, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताया है, do you think it is translated into that vision? That's what happens. When you have a clear vision, it's very easy for you to take a path जो उस vision के साथ consistent है, right?
तो आपने अपना विजन लिखना है, फिर उस विजन को आपने कुछ गोल्स में डिवाइड करना है। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत मैं पढ़ाता हूं, दैट हैज कम टू मी थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो उस फ्रेमवर्क को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सो द फर्स्ट पिलर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इज योर रिलेशनशिप। बुनियाद इज रिलेशनशिप। उसकी वजह है, हार्वर्ड में एक स्टडी हुई, उन्होंने 3 जनरेशंस तक लोगों को स्टडी किया एंड दे केम आउट विद एन आइडिया कि जी people who were most happy at the time of their death and satisfied were those who had strong relationships, right? So इसलिए relationships बड़े important. It was not money, it was not status. कोई मर जाता है आप जाके नहीं पूछते कि जी कितने पैसे छोड़ के गया था, पूछते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन आमतौर से आपको फिक्र इस बात की होती है कि जी जो चाहने वाले होते हैं, उसके साथ वाले, वो उसको हमेशा इस चीज से याद करते हैं कि जी हमारा ताल्लुक कैसा था, उसी से मिस करते हैं, राइट? सो पहला रिलेशनशिप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वजह, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान करीम में कि जो हमें भुला देता है उसको हम उसका आप भुला देते हैं। दूसरा, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको मेरी ज़ात यानी उनकी ज़ात अपने आप से, अपनी सारी फैमिली से ज़्यादा करीब ना हो। तो ये तो तय कर दिया उसने हमारे लिए कि जी पहला रिलेशनशिप तो उससे ही होगा। सेकेंड रिलेशनशिप इज विद योर सेल्फ। उसमें क्या क्या आता है? योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर सोशल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, your social health, your financial health and your intellectual development. Spiritual, physical, mental, social। नहीं, मैं आपकी वो कम्युनिटी मेडिसिन की हेल्थ वाली डेफिनेशन में नहीं हूँ, ये मेरी अपनी डेफिनेशन, ठीक है? ये मेरा फ्रेमवर्क है, इसलिए मैंने शुरू में बता दिया। यू स्टार्ट विद स्पिरिचुअल, जो हमने पहले पिलर की बात की, देन फिजिकल, मेंटल, उसके बाद सोशल, फाइनेंशियल एंड फाइनली योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। सो इन 6 एरियाज में आप अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं। द थर्ड गोल इज योर फैमिली। जितने भी लोग जिनको हम उलुल अरहाम कहते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं या जो आपके साथ करीबी रिश्ते से बंधे हुए हैं, वो तो उनको भी एक पर्सपेक्टिव के अंदर रखना है जब आप अपनी ग्रोथ प्लान कर रहे हो। द फोर्थ वन इज करियर। अगर आपने इसको आगे पीछे किया, यू विल बी इन अ मेस। So if career becomes higher than family, by the end of the time when जब आप करियर के उरूज पे होंगे तो आपको फैमिली तो है नहीं, पीछे कहीं चली गई, right? If you ignore the first pillar, तो आप कहीं लॉस्ट हो जाएंगे बीच में। आफ्टर 40s इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से होता है कि यार मैं व्हाट एम आई डूइंग, बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास, सब कुछ है, मगर जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं, राइट? फिफ्थ वन इज योर फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी फैमिली इधर उधर की जो है। एंड द लास्ट वन इज सोसाइटी, व्हाट यू हैव प्लान टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो ये 6 पिलर्स हैं जिसके अंदर आपको करना ये चाहिए कि आप छोटे छोटे एक्शंस बना लें। इन एक्शंस को डेली की बेसिस पे करें। वजह ये है कि इफ यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ योर मोटिवेशन, द प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन आज है कल नहीं है, तो कल वो काम नहीं होगा, परसों फिर है, फिर हो जाएगा, और तरसों फिर नहीं होगा। So you have to have a system. System comes with time allocation. अच्छा जी, physical health, I'll do 15 minutes of exercise every day after Fajr maybe, after Zohar. I'll do a reading of few pages at least once a day after this particular time. So this is how you make small action points around your goals. And that helps you achieve consistently over all 6 areas of your life. So just jump through this, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है। I would suggest every one of you to read it, Atomic Habits. तो क्लेयर साहब ये कहते हैं कि we do not rise to the level of your goals. हमने प्लान कर लिया, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर वो हो नहीं पाता, because we fall to the levels of our system.
सो अगर मैं एक FX को लेके हाईवे के ऊपर चाहूँ कि मैं 120 की स्पीड पे चलाऊं, तो गाड़ी चंद किलोमीटर के बाद टूट के इधर उधर गिर जाएगी, राइट? मगर अगर मेरे पास थोड़ी तमीज़ की गाड़ी है, जो कि थोड़ी अच्छी बनी हुई है और थोड़ी नई सी है, तो 140 पे चलाएं। सो आपने सिस्टम्स डेवलप करने ताकि आप उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकें। बिकॉज अगर आपके सिस्टम्स डेवलप होंगे तो आप कंसिस्टेंटली उन सारी चीज़ों की अचीवमेंट की तरफ जा सकेंगे। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, आपके कुछ सपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए। So there would be a lot of people you know who would be on the same mission. There's a beautiful book by Seth Godin called Tribes. He says कि अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में पैशनेट हैं तो करना ये चाहिए, you start talking about it. Start meeting people on the same mission. And soon you will find people who are passionate about the same thing, but they didn't have courage and they were looking for a leader. Now we lead all of them. Right? So support system में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, डॉक्टर राबिया ने मुझे यहाँ बुला लिया, I've been talking for like 2 hours, more than that, who will help you propagate your message. Right? And then adopt an action-oriented approach. इस पे मैंने बात कर ली है. This is the framework I was talking about. The most important asset you will have while working is your relationship. फिर घूम के मैं relationships पे आता हूं. ये relationships कैसे बनते हैं? By communicating about what you care for. By finding common. That means come to common terms. So I'll talk about stuff which I like, and if you like that stuff, you'll come and talk to me. And that's how we build a group of people who are working on the same mission. Right? Then you will have to have, if you have a mission, to find resources for it. उसमें material resources भी होते हैं, finances होते हैं, systems होते हैं, कोई organization है वो आपको support करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं वो आपको support कर सकते हैं. तो एक पूरी exercise होती है, in the interest of time वो मैं नहीं करा रहा, जिसमें मैं कहता हूँ कि वो तमाम लोग, अगर आपका कोई cause है जो आपकी इसके अंदर help कर सकते हैं, write down the list नामों के साथ. And then I ask people कि ये लोग कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि आपके इस मिशन में आपकी मदद कर सकते हैं. तो आप you will be surprised to know कि कोई चंद हजार लोग होंगे जिन तक आप पहुंच सकते हैं अपना पैगाम लेकर, if you are thinking of a cause and trying to expand it. But हमारा मसला ये है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं. You start doing something about it and you will find people who are ready to support you. Start by building connections. ठीक है जनाब, thank you so much for listening to me and I hope we'll get connected. Okay, so I would like to thank Professor Dr. Muhammad Yahya Noori for such a wonderful session.